स्वागत है पूरे न्यूज नाइट टीम की तरफ से। सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। 8 बज चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की सुर्खियों के साथ। भारत के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज साबरमती आश्रम जाकर बापू को किया नमन। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रिश्तों को मजबूत करने पर होगी चर्चा। त्रिपुरा में माणिक साहा ने दूसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। अन्य 8 मंत्रियों ने भी ली शपथ। प्रधानमंत्री मोदी ने माणिक साहा और मंत्रियों को दी शुभकामनाएं। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का जताया विश्वास। अगरतला पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में तेज हुई जांच। प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को किया तलब। बीआरएस एमएलसी से कल होगी पूछताछ। आप नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत देने वाले समूह का हिस्सा होने का है आरोप। देश भर में परंपरा, उत्साह और उल्लास में मनाया गया रंगों का पर्व होली। हर उम्र के लोगों पर चढ़ा रंगों का खुमार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित गणमान्य हस्तियों ने देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। अयोध्या, वृंदावन और काशी में दिखा उत्साह और आस्था का संगम। अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने दिल्ली में मनाई होली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर होली समारोह में बनी विशेष अतिथि। होली का हिस्सा बनने को बताया यादगार अनुभव। रक्षा मंत्री ने वसुदैव कुटुंबकम के संदेश पर दिया जोर। वाणिज्य मंत्री ने कहा, भारत और अमेरिका है स्वाभाविक साझेदार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आधी आबादी के योगदान को दुनिया ने किया सलाम। डब्ल्यूएचओ ने सभी महिलाओं के लिए डिजिटल नवाचार और तकनीक सुनिश्चित करने पर दिया जोर। यूएनएससी में भारत की महिला सशक्तिकरण पर बुलंद आवाज। सबसे बड़ी महिला शांति सेना तैनाती का किया जिक्र। महीनों के आक्रामक रूसी हमलों के बाद यूक्रेन का बख्मुत शहर ढहने के करीब। नाटो प्रमुख ने भी माना कि आने वाले दिनों में शहर पर हो सकता है रूस का कब्जा। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने सहयोगी देशों से गोला बारूद मुहैया कराने की योजना को समर्थन देने का किया आग्रह। कल से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और अंतिम टेस्ट मुकाबला। सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से है आगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी 4 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचे अहमदाबाद। अहमदाबाद पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एल्बनीज ने साबरमती आश्रम पहुंच राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। व्यापार, निवेश और दुर्लभ खनिजों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा है। भारत रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री एल्बनीज ने इस यात्रा को ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐतिहासिक मौका बताया। अहमदाबाद पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एल्बनीज ने साबरमती आश्रम का दौरा किया और वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आश्रम में उन्होंने पारंपरिक चरखे से सूत बनने की प्रक्रिया को देखा। एल्बनीज 2 दिन तक अहमदाबाद में रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का 10 मार्च को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री एल्बनीज के बीच आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीति साझेदारी के तहत सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक शिखर सम्मेलन भी होगा। प्रधानमंत्री एल्बनीज राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों का ही असर है कि भारत में परिसर स्थापित करने के लिए किसी विदेशी विश्वविद्यालय को पहली बार मंजूरी देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक यूनिवर्सिटी को चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा जो भारत में अपना परिसर बनाएगा। प्रस्तावित वर्टिकल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं को मूर्त रूप देगा और डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेगा और गुजरात के स्मार्ट बिजनेस गिफ्ट सिटी में ये स्थित होगा। We've looked for every opportunity to build the Australia-India relationship, and as the policy settings with the NEP have opened things up, we've embraced that, and with the opportunity to launch a campus in Gift City here in Ahmedabad, we've seized that opportunity. What we'll be doing is teaching deacon degrees, full deacon degrees, the same as get taught in Australia here. We'll start concentrating in the postgraduate business area, the degrees that really matter for the digital economy, cybersecurity, data analytics, and growing from that into other areas where the skills are so in demand, not just in India, but globally. बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। जून 2020 में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया। दोनों ही देश क्वाड समूह के प्रमुख सदस्य हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के नजरिए से बेहद जरूरी है। इससे व्यापार और निवेश बढ़ाने का मौका मिलेगा, जिससे दोनों देशों की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही दोनों देशों के लोगों को सीधे लाभ भी मिलेगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। माणिक साहा ने अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। पूर्वोत्तर के चुनावों के नतीजों ने जहां एक तरफ बीजेपी एनडीए में नई ऊर्जा भरी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकता को नई रणनीति तलाशने के संकेत दिए। बुधवार को माणिक साहा ने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने डॉक्टर साहा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में आयोजित किया गया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। शाह समेत कुल 9 मंत्रियों ने शपथ ली। नई कैबिनेट में भाजपा के 8 और आईपीएफटी के 1 सदस्य को शपथ दिलाई गई। नई कैबिनेट में रतनलाल नाथ, प्राणजी सिंघा राय, शांता चकमा, सुशांत चौधरी, विकास देव वर्मा, सुधांशु दास, शुक्लाचरण नौतिया शामिल हैं। इनमें से 5 नए चेहरे हैं, जबकि पहले की मंत्रिमंडल में शामिल रहे 4 मंत्रियों को भी नए मंत्रिमंडल में जगह मिली है। शाह ने सोमवार शाम राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात कर त्रिपुरा में सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से पहले अगरतला में भव्य रोड शो किया। राजधानी अगरतला में पीएम मोदी के काफिले के दोनों तरफ खड़ी जनता ने पीएम का शानदार अभिवादन किया। इससे पहले सोमवार को भाजपा के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की एक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता के लिए माणिक साहा का नाम प्रस्तावित किया गया। भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल कर राज्य की सत्ता में वापसी की है। त्रिपुरा विधानसभा में भाजपा ने लगभग 39% वोट शेयर के साथ 32 सीटें, जबकि उसकी सहयोगी आईपीएफटी 1 सीट हासिल करने में सफल रही थी। टिपरा मोथा पार्टी 13 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 11 सीटें, वहीं कांग्रेस को 3 सीटें मिली। भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए केरल में कट्टर प्रतिद्वंदी कांग्रेस और सीपीएम ने मिलकर चुनाव लड़ा था। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अगरतला। दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी और विधान परिषद सदस्य के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। ईडी ने के कविता को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। कविता एक साउथ ग्रुप की प्रतिनिधियों में से एक हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है।
सूत्रों के अनुसार उनका सामना हैदराबाद के कारोबारी अरुण पिल्लई से भी हो सकता है, जिन्हें मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि इस साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व अभिषेक बोयिनपल्ली, अरुण पिल्लई और बूची बाबू ने किया था। आरोप है कि बोयिनपल्ली ने नायर और उनके सहयोगी दिनेश अरोड़ा के साथ मिलीभगत और साजिश में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत हस्तांतरित की थी। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। और अब बात होली की। पूरे देश में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया गया। देश के हर कोने में बच्चों से लेकर वृंदावन तक सभी रंगों के त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आइए देखते हैं देश विदेश में कैसे रहे आज होली के रंग। रंगों का त्योहार होली, जिस पर पूरा देश रंगों से सराबोर नजर आया। देश के हर कोने में बच्चों से लेकर वृद्ध जन तक सभी रंगों के त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते नजर आए। इस बार तिथि को लेकर असमंजस की वजह से कई जगह सोमवार तो कई जगह मंगलवार को होलिका दहन किया गया और इस वजह से होली के रंग भी मंगलवार और बुधवार दोनों दिन खेले गए। क्या आम और क्या खास, सभी को अपना सा ही बना लेते हैं ये रंग। यही कारण है कि होली के रंग दिल की दूरी को खत्म करने का काम करते हैं। रंगों के महोत्सव पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने होली के देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, उल्लास और उमंग के पर्व होली की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्नेह और भाईचारे का ये त्योहार हमारे विविधतापूर्ण समाज के जीवंत रंगों और सौहार्द का प्रतीक है। मेरी मंगल कामना है कि रंगों का ये महापर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि व नई ऊर्जा का संचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में हमेशा आनंद और उमंग का रंग बरसे। होली पर देश के अलग अलग क्षेत्रों में रंगों की अलग अलग छटा दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लोग एक दूसरे पर रंग डालते नजर आए, तो वहीं मथुरा में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में लोग होली का त्योहार मनाने पहुंचे।
वृंदावन की होली जगत प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अनन्य प्रेम की भूमि में होली का रंग हर तरफ छाया नजर आया। रंग, अबीर, गुलाल संग फूलों की होली का आयोजन और उसके साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का पारंपरिक नृत्य अलौकिक छटा बिखेरता रहा है। स्वामी वेदांती जी महाराज की वृंदावन परिक्रमा होली को एक आध्यात्मिक रंग से जोड़ती है, तो वहीं वृंदावन की संस्कृति के रंग भी बिखेरती है। भारतीय लोगों के साथ ही विदेशी और स्थानीय लोगों में भी होली का खूब उत्साह देखा गया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर विदेशियों ने जमकर होली खेली, तो काशी विश्वनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने धूमधाम से होली उत्सव मनाया। अयोध्या में भी रामलला मंदिर में होली धूमधाम से मनाई गई। रामलला स्थल पर भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण और केंद्र के साथ ही प्रदेश सरकार की चल रही विभिन्न विकास और सौंदर्यीकरण की योजनाओं ने होली के रंग को और चटक कर दिया। तो वहीं गुजरात के द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में भी लोगों ने खूब होली खेली। Yes, it's very nice festival. People are very kind, very friendly. I like it. And our travel according to the holy festivals that we join Holi here in Varanasi, because we learned at home that Varanasi is the best place to celebrate Holi. A lot of fun here and people are very open, very friendly, so place to come again. राजधानी दिल्ली भी होली के रंगों में रंगी नजर आई। स्थानीय लोगों के साथ विदेशी नागरिक भी होली का त्योहार मनाते नजर आए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लोगों ने फूलों वाली होली खेली, तो चंडीगढ़ में भी 15 सेक्टर में लोग होली का त्योहार मनाने पहुंचे। वहीं पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में होला महल्ला के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरोवर में पवित्र डुबकी लगाई और स्वर्ण मंदिर में अरदास की। होली रंग और उमंग के लिए जानी जाती है। इस त्योहार को सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने नए ढंग से मनाने की परंपरा की शुरुआत की थी। अपने घरों से दूर देश की हिफाजत में जुटे सुरक्षा बलों के जवानों ने भी खूब होली मनाई। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर फूलबाड़ी में बीएसएफ के 176 बटालियन के जवानों ने होली मनाई, तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों ने धूमधाम से होली मनाई। पंजाब के अमृतसर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने भी खूब होली खेली। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली का जश्न मनाया। इस दौरान जवानों ने खूब नृत्य भी किया। देश भर में G20 की बैठकों का आयोजन हो रहा है और इसी कड़ी में हैदराबाद में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए GPFI की दूसरी बैठक का आयोजन हुआ। G20 देशों के प्रतिनिधियों ने इस मौके पर होली के उत्सव में हिस्सा लिया। ये प्रतिनिधि रंगों के त्योहार होली के रंग में रंगे नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो भारत अमेरिकी सीईओ फोरम बैठक के लिए 7 से 10 मार्च तक भारत यात्रा पर हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के यहां होली के जश्न में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री भी शामिल हुई। भारत और अमेरिका 3 साल बाद 10 मार्च को वाणिज्य वार्ता करेंगे। भारत अमेरिका की अंतिम वाणिज्यिक वार्ता फरवरी 2019 में हुई थी। उसके बाद कोविड महामारी और अन्य कारणों से ये बैठक नहीं हो सकी। हर कोई होली के रंग में सराबोर है। रंग का खुमार ऐसा चढ़ा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो पहुंची तो खुद को रोक नहीं पाई। रंग गुलाल से भीगे माहौल में जीना रायमोंडो भी राजनाथ सिंह के साथ होली खेली। जीना ड्रम बजाकर अपने मेजबानों के साथ नृत्य करती नजर आई। जीना रायमोंडो के लिए रंग के उत्सव में शामिल होना एक खास क्षण था। Happy Holi to everyone. It's a great honor for me to be here. I want to thank the minister for hosting me. And this is my first time and I'm very excited to be part of it. वहीं राजनाथ सिंह ने अमेरिकी मेहमान का भव्य स्वागत कर भारत की वसुधैव कुटुंबकम या पूरी दुनिया एक परिवार है की अवधारणा को प्रस्तुत किया। को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे जो पार्टनर्स हैं, जंग भी छिड़ी हुई है यूक्रेन में जंग भी, बस यही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देना चाहेंगे। द होल वर्ल्ड इज फैमिली। इस कंसेप्ट को स्वीकार करके ही सारी दुनिया को एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। राजनाथ सिंह के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में अन्य केंद्रीय मंत्री और नेताओं ने भी शिरकत की। समारोह में भाग लेने वालों में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शामिल रहे। भारत की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान रायमोंडो आगामी 10 मार्च को होने वाले भारत अमेरिकी वाणिज्यिक संवाद
और सीओ फोरम की बैठक में भाग लेंगी। पीयूष गोयल ने कहा कि जीना रायमोंडो के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता के दौरान आपूर्ति श्रृंखला और सेमीकंडक्टर का मुद्दा शामिल रहेगा। The agenda is full of possibilities and we are working together for a safe, secure Indo-Pacific. We are working together to secure resilient supply chains. We are working together to ensure critical minerals and semiconductors are available for the countries who are trusted partners of each other. The United States and India are strategic allies. Our defense, military, technology, trade, in every sphere of activity. अपनी यात्रा से पहले अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने एक बयान में कहा, सीओ फोरम वाणिज्यिक संवाद और आईपीएफ के माध्यम से व्यापार के नए बाजार बनाकर पहले से मौजूद बाजार को विस्तार देकर और लोकतंत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करके हम दोनों देशों को एक साथ लाने में उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री की यात्रा पिछले महीने नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लिए हुई विशेष वार्ता के बाद हो रही है। इस वार्ता में अमेरिकी वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। नंदिता डागर के साथ ब्यूरो इनपुट, डीडी न्यूज। और होली के रंग में भेदभाव को मिटा देते हैं। राजनीतिक पार्टियों को भी होली के रंग में राजनीतिक दूरियों को कम करते देखा गया। ये देखते हैं राजनीति के गलियारों में कैसे मनी होली। देश में धूमधाम से रंगों का उत्सव होली मनाई गई। होली में क्या आम और क्या खास, सभी प्रेम के रंगों में नजर आए। राजनेताओं पर होली का खुमार सिर चढ़कर बोला। सभी पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने समर्थकों के साथ होली मनाई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में होली का त्योहार मनाया। होली की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा देश और तरक्की करे और आगे बढ़े, आज यही संकल्प होना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने होली की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि होली का त्योहार आपस में भाईचारा, प्यार बढ़ाने का अवसर देता है, तो इस अवसर पर हम एक दूसरे के साथ मिलकर यह त्योहार मनाएं और देश को आगे भी बढ़ाएं। इस पवित्र दिन पे मैं देशवासियों को शुभेच्छा देता हूं। ये संकल्प की समय है, लोगों की जिंदगी में नई रंग भरने की समय है। आज देश एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि ये त्योहार है हम सबको एक दूसरे के करीब लाने के लिए, दूरियां मिटाने के लिए, गुलाल लगाने के लिए, गले लगाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए। तो आइए होली के इस त्योहार पर सब इकट्ठे मिलकर होली मनाएं, गले लगाएं, गुलाल लगाएं और भाईचारा बढ़ाएं। राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्थानीय लोगों के बीच होली का जश्न मनाया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में होली का त्योहार मनाया। उन्होंने होली की बधाई देते हुए कहा कि इस त्योहार में न जाति भेद है, न वर्ग भेद है। छोटे बड़े हर वर्ग के लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में होली के अवसर पर रंगोत्सव में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित राजभवन में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने आवास पर होली मनाई। आपसी सद्भाव के साथ बैर भाव भुलाकर बड़े पवित्र भाव के साथ रंग और गुलाल डाल करके होलिका उत्सव समिति के अनुशासन का पालन करते हुए हम सब होली के इस पवित्र पर्व के साथ जुड़ते हैं। जो उत्साह है हमारे पास, जो उमंग है, जो सकारात्मकता है, उसको एक दूसरे के साथ बांट करके अगर हम सब मिल करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं समाज में अभाव नहीं रहेगा। ये त्योहार है, ये मस्ती का त्योहार है, ये उल्लास का त्योहार है। इस दिन सारे मतभेद भूल के सब गले मिलते हैं, एक हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत देश है। आइए मध्य प्रदेश को भी समृद्ध और विकसित बनाने में हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यमुनानगर में गुरुद्वारा थड़ा साहिब पहुंचे। उन्होंने होला मोहल्ला प्रोग्राम में शिरकत की। तो शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के साथ होली के जश्न में शामिल हुए। भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने पटना में होली का त्योहार मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।
वृंदावन में बांके बिहारी की होली देश विदेश में चर्चा में रहती है। फूलों की होली, लठमार होली, लड्डू मार होली, ऐसे अलग अलग तरह की होली खेली जाती है मथुरा वृंदावन में। होली के रंग में रंगने के लिए मथुरा वृंदावन के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों समेत विदेशी सैलानी भी पहुंचे वृंदावन। मथुरा के वृंदावन में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़कर आश्रय सदनों में रह रही विधवा और बेसहारा माताओं ने रंगों की होली खेल अपने बेरंग जीवन में रंग भरने का प्रयास किया। वृंदावन का राधा गोपीनाथ मंदिर सदियों पुरानी परंपरा के टूटने का फिर साक्षी बना। दोपहर को फूलों और गुलाल से खेली गई इस होली के दौरान विधवा और बेसहारा माताओं का उत्साह उनकी खुशी का इजहार कर रहा था। बाबा के ना होली बुलाए, बाबा निमंत्रण भेजो हमारे लिए, सब लोग आए, चेतन व्याप्त बढ़िया लग रहा है, खूब होली है रही है। होली का दिन है, होली है, होली है। हमारे बाबा बिंदेश्वर पाठक हर साल हमको होली खेलने लाते हैं। होली दीपावली ऐसे ही मनती है, हम बहुत खुश हैं। राखी की दिवाली सब मानती है, हम लोग इधर आती है, उधर भी जाती है, करती है, हमको बहुत अच्छा लगती है। गाने गाना, नाचना, धूम बजाना, राधा रानी के गीत गाना, बरसाने वाला के गीत गाना, होली रे होली रंग बरसे चुनर वाली के, राधा रानी के साथ में खेलूं होली। बहुत अच्छा, यहाँ की होली का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। हम पिछले 8 वर्ष से यहाँ होली खेलने आ रहे हैं लगातार, और यहाँ जैसे आनंद तो कहीं है ही नहीं। आज रंग बरस रहा है मेरे बांके बिहारी का, आज रंग बरस रहा। आज यहाँ पे गोपीनाथ मंदिर में विडोज होली, जिसको विधवा होली कहते हैं, फूलों की बारिश से आनंद स्वर्ग सा प्रतीत हो रहा है। और यहाँ पे फूलों की होली हो रही है विधवाओं की, फिर से एक बार बहुत खुशी का माहौल है और सब लोग होली खेल रहे हैं। यहाँ देखिए, किसी को नहीं मालूम क्या जात है, क्या पात है, कौन अंग्रेज है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, सब एक हुए पड़े हैं। असलियत में यही मैसेज है कि ठाकुर का रंग जो है वो सारे रंगों को धो देता है, एक रंग रह जाता है, भगवान का रंग। इस मौके पर सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक भी मौजूद रहे। उन्होंने सभी का उत्साह बढ़ाया। रंग जो है आजकल केमिकल्स आ रहा है और लोग मानते नहीं हैं, वो आँख को फेंक देते हैं, बहुत लोगों का आँख खराब हो जाता है। तो ये हुआ कि भाई होली भी खेलिए और शरीर को नुकसान भी नहीं हो, इसे ऐसा उपाय करना चाहिए। तो इस बार तय हुआ कि हम लोग फूलों की होली खेलें ताकि आप सुरक्षित रहे भी रहे और आनंद भी ले। भगवान श्री कृष्ण की नगरी होली पर कई रंगों से सराबोर है। ऐसे में भला आश्रय सदनों में रहने वाली विधवा और निराश्रित महिलाएं भक्ति और कृष्ण प्रेम के इन रंगों से कैसे दूर रह सकती हैं। वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में विधवाओं ने अपने आराध्य के सामने होली खेली और उनकी भक्ति में रंग में खुद को रंग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अपना कर्तव्य निभाएं, समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। अपने सम्मान के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी आपके एडवांस टैक्स से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। महिलाएं अपने सपनों को नया आकाश दे रही हैं। कृषि टेक्नोलॉजी, अस्पताल, सड़कों और पुलों का निर्माण हमारी प्रगति को नई गति दे रही है। आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है। अपना एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न के आधार पर जमा कराएं। एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 मार्च 2023 तक अपने अग्रिम कर की किश्त अदा करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। त्रिपुरा में माणिक साहा ने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनावी नतीजों ने यह इशारा जरूर कर दिया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है। कांग्रेस और लेफ्ट का जो इन राज्यों में कभी दबदबा हुआ करता था वो खत्म हो चुका है या काफी कमजोर हुआ है। और इसी पर आज हमारा विशेष आधारित है पूर्वोत्तर का संदेश, राजनीतिक अवसरवाद बनाम सबका साथ सबका विकास। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट पार्टी की तरफ से और एक तरह से वामपंथियों की विचारधारा और उस पार्टी के पक्ष को रखेंगे। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आर राजागोपालन साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजागोपालन जी। विवेक जी, आप ही के पास आते हैं सबसे पहले, क्योंकि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता। ये राजनीतिक गलियारों, राजनीतिक पार्टियों की एक ऐसी दी हुई व्यवस्था है जिसे जनता ने एक तरह से स्वीकार ही लिया था। उन्होंने इस्तेमाल किया इस कथन का और जनता ने स्वीकारा भी। लेकिन त्रिपुरा में जिस तरह से इस कथन का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के द्वारा, त्रिपुरा के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि जनता अब शायद इस व्यवस्था को नहीं स्वीकारना चाहती है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ था वो एक आइडियोलॉजिकल गठबंधन है। कांग्रेस के साथ एक पुराना रिश्ता रहा है हमारा, इंडिपेंडेंस के पहले के समय से बहुत से इश्यूज पे हम साथ रहे हैं। उसके बाद भी आपने यूपीए के अंदर देखा, हमने केंद्र में सरकार को समर्थन दिया था यूपीए की, और हम फिर बिहार में साथ लड़े, हम बंगाल में साथ लड़े, हम त्रिपुरा में साथ लड़ रहे हैं। और 2024 में भी मेरी उम्मीद है कि सभी सेकुलर पार्टियां, सभी सेकुलर दल जो है वो इकट्ठा होकर के एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और जो राजनीति 2024 की है, जो एजेंडा है वो कम्युनल वर्सेस सेक्युलर है, और इस आइडियोलॉजी के आधार पे ही हम और कांग्रेस साथ में आए थे। तो यहाँ जहां पे जरूरत होती है, जहां हमें लगता है हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ है कांग्रेस, जैसे प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का एक मसला था 1991 में, हम लोगों ने अपोज किया, और कुछ और इश्यूज पे भी हमारी मुख्तलिफ राय है। लेकिन हमारा यह मानना है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, देश के अंदर उसका एक योगदान रहा है, देश के सेकुलर फैब्रिक को उसने प्रोटेक्ट करके रहा है। तो ये एक लंबा रिश्ता हमारा कांग्रेस के साथ रहा है। हाँ, प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, सीटें कम आई, बीजेपी की भी सीटें कुछ रिड्यूस हुई, लेकिन विवेक जी बीजेपी पे बात करेंगे। विवेक जी, मैंने आपकी बात सुनी, आपने कहा कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है, आइडियोलॉजिकल एक तरह से समझौता है और आप समर्थन करते हैं। तो फिर केरल तक पहुंचते पहुंचते ये आइडियोलॉजिकल समझौता क्यों टूट जाता है? मैं इसीलिए आपसे कह रही हूं कि जनता ने आपके इस कथन को हमेशा स्वीकारा कि स्थायी दोस्त स्थायी दुश्मन नहीं होते हैं, लेकिन आप केरल में तो इतने कट्टर दुश्मन हैं कि आप उनके विरोध में ही हमेशा लड़ते रहे, और सत्ता कभी लेफ्ट के हाथ में रहती है केरल में, कभी कांग्रेस के हाथ में रहती है। आज अब इतने, आखिर वो कौन सा जनता के बीच में आपका विश्वास है, या आप जनता को कम आंकते हैं, उनकी बुद्धि को, उनकी समझदारी को कम आंका जाता है कि पश्चिम बंगाल में आप साथ चुनाव लड़ रहे थे, आप त्रिपुरा में साथ चुनाव लड़ रहे थे, और तमाम आपने राज्य गिनाए जहां आप साथ खड़े हो जाते हैं लेफ्ट के, लेकिन फिर आप कांग्रेस के, और फिर आप केरल में जाके आप उसके दुश्मन हो जाते हैं। जी देखिए, सबसे पहली चीज मैं इसमें बताऊंगा आपको 2 पॉइंट। नंबर 1, नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स की अलग अलग होती है, इनकी अलग अलग आइडियोलॉजी बदल जाती है, केंद्र और राज्य तक पहुंचते पहुंचते विचारधारा बदल जाती है। तो हम क्यों ना माने विवेक जी, फिर क्या यही वजह है कि ये जो विचारधारा का घालमेल है कांग्रेस और लेफ्ट का, उसको नकारा है जनता ने, और वो विचारधारा का घालमेल उत्तर भारत से लेकर हिंदी बेल्ट से लेकर पूर्वोत्तर तक भारतीय जनता पार्टी में जनता को नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए जनता नॉर्थ ईस्ट में आज स्वीकार रही है। 3 राज्यों के नतीजे ये कहते हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता पूर्वोत्तर में ग्राफ ये बता रहा है। देखिए, अगर हम देखिए, पहली चीज तो ये है कि आइडियोलॉजिकली हमें ये लगता है कि केरल की अगर आप सिचुएशन को स्टडी करेंगी और बाकी राज्यों की सिचुएशन को आप स्टडी करेंगी, और डेमोग्राफी ऑफ पीपल, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड अदर थिंग्स, तो सिचुएशन बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। एक तो पहली चीज हो गई जो हमें एक चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दूसरी बात हो गई कि आप वो जरा जो आप मुख्तलिफ की बात कर रहे हैं, जरा कुछ कारण गिना दें किस तरह से अलग है। जिस तरह से सुनिए, जो हमारे पास है, जिस तरह से आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले होते हैं, तमाम इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तमाम हिंदू विरोधी जो घटनाएं सामने आती हैं,
पीएफआई का मजबूत होना सामने आता है। आखिर वो क्या मुख्तलिफ है आइडियोलॉजिकली जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? आप विस्तार से बताएंगे तो जनता का भी ज्ञान बढ़ेगा, हमारा भी बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप कम्युनिस्टों को ले, लेफ्ट को ले, तो हम लोग रिलीजन को नहीं चाहते कि कोई भी धर्म जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। मार्क्स ने क्लियरली कहा था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड इन पॉलिटिकल लाइफ। ये पहली चीज है। तो हम सबसे पहले तो हम इसी में बहुत खिलाफ है आरएसएस के और बीजेपी के कि ये धर्म को ला करके डायरेक्टली हिंदू वर्सेस अदर्स करने की कोशिश करते हैं, वोट पोलराइजेशन की कोशिश करते हैं। हिंदू खतरे में है, हिंदुइज्म खतरे में है। राजा गोपालन जी अनिला जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले दक्षिण की पूरी राजनीति को विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा कि बिल्कुल ही अलग है, इसलिए लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको ये जायज भी बताते हैं। उनके अपने तर्क हैं। क्या आप कितने इनके तर्क से आप सहमत दिखाई देते हैं कि त्रिपुरा में ये साथ आ जाते हैं, केरल में ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं? मैं उस तर्क से मैं दूर हलक होकर के मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूँ। ये कम्युनल फोर्सेस कह रही है, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ कम्युनिस्ट दोस्ती बना रहे। मुस्लिम लीग कम्युनल पार्टी नहीं है क्या? सिर्फ हिंदू आरएसएस कम्युनल पार्टी है क्या? दूसरी चीज है, मेरा ख्याल से त्रिपुरा में दोस्ती, केरला में गुस्ती, ये क्या चीज है? आज के बहुत डेवलपमेंट हुए हैं। उधर प्रद्युम्न देव बर्मन ने आज मंत्रिमंडल में ज्वाइन करने के लिए ऐलान किया है। ये सारा ये दिखाता है उधर कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस के साथ साथ कम्युनिस्ट भी खत्म हो चुकी है। उखाड़ करके फेंक दिया दूसरी बार मानेक शाह ने सरकार बना करके आ गया है। कम्युनिस्ट लोग इतना करप्ट लोग थे, उधर कम्युनिस्ट लोग इतना वायलेंस करते थे। पिछले 5 साल में त्रिपुरा में एक भी वायलेंस नहीं था। आप देखते जाइएगा ग्राफ का। अगली चीज है दूसरी, ये चीफ मिनिस्टर मिस्टर शाह सरकार ये उनकी बनाया है, वो डेंटिस्ट है, डॉक्टर है। कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 पेशेंट्स को देखा है। ये इसीलिए उन्होंने प्रभावित हुआ है, कट्टर आरएसएस वाद है। लेकिन उधर भी योगी आदित्यनाथ का, राजनाथ सिंह का दबदबाव है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो मठ है गोरखनाथ मठ, उसकी रिश्तेदारी त्रिपुरा सुंदरी मठ को भी साथ है। देयरफॉर उधर हिंदुत्व का दबदबाव है। ये कम्युनिस्ट ने जानबूझ करके इतना पिछले 25 साल तक खराब करके रखा था। उसके आक्रोश में प्रद्युम्न वर्मन साथ दिया है, उन्होंने भी 12 सीट ले लिया है। ये देखते जाइएगा कांग्रेस का। अभी पिछले साल में ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। जैसे राहुल गांधी है, किधर प्रद्युम्न वर्मन है। देखो प्रद्युम्न वर्मन ने तरक्की किया, 12 सीट जीत लिया एक 15 महीने के अंदर। लेकिन राहुल गांधी ने 20 साल से राजनीतिक में है, कांग्रेस को डुबाते जा रहे हैं। ये कांग्रेस में नहीं डुबा रहे, कम्युनिस्ट को भी खींच के डुबा रहे हैं। सो इसीलिए मुझे लगता है केरला में अलग पॉलिटिक्स है, दक्षिण भारत में अलग पॉलिटिक्स है। सिर्फ कांग्रेस कम्युनिस्ट दोनों जेएनयू कैंटीन में है, नहीं तो टेलीविजन स्टूडियो में है, जहां आदमी को बीच में नहीं है। आम जनता को बीच में कम्युनिस्ट खत्म हो चुकी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मर चुकी है, कांग्रेस भी साथ खत्म हो चुकी है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जी, अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, आप थोड़ी देर से आई हैं हमारे साथ इस चर्चा में, लेकिन हम आपको बता दें कि विवेक जी से जब सवाल पूछा गया कि ये जो गठबंधन है उसको जनता ने अस्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि अस्थायी दोस्त या दुश्मन राजनीति में नहीं होता है, लेकिन त्रिपुरा के नतीजे ये बताते हैं कि अब जनता को स्वीकार्य नहीं है ये कथन। ऐसे में विवेक जी का कहना है कि सेकुलर के मुद्दे पर कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ आई है, और उनका कहना है कि यही मुद्दा केरल में भी इनके लिए हावी रहता है। तो यानी कि ये मुस्लिम लीग के साथ जब खड़े होते हैं तो ये सेकुलर की दुहाई देते हैं। हम चाहेंगे कि आप इसका जवाब दें। मेरी सबको राम राम, और आशा करती हूँ सबका ये होली का उत्सव बहुत अच्छा सा मना होगा। हमारा तो बहुत ही बढ़िया मना है। आज जो है शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया त्रिपुरा में। और मैं विवेक जी से ये कहना चाहूंगी, विवेक जी देखिए, मान लीजिए ना कि जिस गठबंधन में, जिस ठग बंधन में आप लोग आए, यानी कि लेफ्ट और कांग्रेस आए त्रिपुरा में, वो फेल हो गया। या मैं कहूंगी कि आप लोगों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया कांग्रेस पार्टी ने, जो 2018 में बिल्कुल सिफर थी, 0 थी, उसके 3 एमएलए चुनकर आ जाते हैं।
आप अपना वोट परसेंटेज देखिए ना, आपका वोट परसेंटेज जो 2018 में था वो 42.22 था और इस बार क्या रहा, इस बार 24.62 हो गया। किसकी वजह से? सब फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ? आप खुद ही इसका आकलन लगा सकते हैं। यानी कि त्रिपुरा की जनता ने साफ साफ कह दिया, इस डूबी हुई बेकार, घटिया, झूठी, कंफ्यूज्ड पार्टी के साथ अगर आप लोग आएंगे तो हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये तो एक मैसेज जो है त्रिपुरा की जनता ने स्पष्ट दे दिया। और जहां तक रही मेरी पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी की बात, आप देख ही रहे हैं। अब बेमतलब के आरोप अगर लगाते हैं कि नहीं सांप्रदायिक पार्टी है, तो बाकी 2 राज्यों में क्या हुआ भाई? बाकी 2 राज्यों में क्या हुआ? त्रिपुरा में तो चलिए आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बाकी 2 राज्यों के चुनावों के नतीजे क्या है? वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी मिलकर एनडीए अलायंस की सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है? ये ना बार बार कहते हैं ना, बासी कड़ी में इतना उबाल मत दीजिए, पर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। कोई नई चीज लेकर आइए। सांप्रदायिक सांप्रदायिक सांप्रदायिक, पूरे विश्व में अगर हिंदुओं की बात करते तो हम माइनॉरिटी में हैं। और ये अजीब विडंबना है कि यहाँ पर कांग्रेस जैसे, लेफ्ट जैसे राजनीतिक दल बैठकर जो विश्व की माइनॉरिटी कौम है उसको ही गालियां सुनाते हैं। अगर हिंदुओं की बात कर देते हैं तो हमें कम्युनल बता दिया जाता है। अरे भाई, हिंदू अपनी बात कर रहा है, वो किसी और के धर्म का अपमान थोड़ी ना कर रहा है। ये इजाजत तो हमें संविधान देता है ना। आप लोग क्यों इतना हम लोगों को टारगेट करते हैं? हिंदू तो आप भी हैं, आप अपने आप के पैरों पे क्यों गोलियां चलाते हैं? खैर, इनका नतीजा इनको मिल चुका है। तीनों राज्यों में आप देख ही रहे हैं कि कहां बिल्कुल आउट एंड आउट एंड आउट। विवेक जी, 2024 से पहले 9 राज्यों के चुनाव हैं। पूर्वोत्तर के चुनावों की जो नतीजे आए हैं, उन्होंने क्या ये संकेत दे दिया है कि विपक्षी एकता को बनाए रखने के लिए अब विपक्षी पार्टियों को कोई किसी नई रणनीति पे काम करने की जरूरत है? जी हाँ, सभी पार्टियां तालमेल में हैं, सब लोग अपने अपने लेवल पे बात कर रहे हैं गठबंधन की। अभी आपने मीडिया में भी आपने देखा, गठबंधन में ममता बनर्जी ने पूर्वोत्तर के राज्यों के बाद विवेक जी बहुत साफ कह दिया कि वो किसी गठबंधन के साथ नहीं जाने वाली हैं और अब वो 2024 के लिए जनता के साथ गठबंधन करेंगी। यानी कि गठबंधन के लिए उन्होंने लेफ्ट को भी खारिज कर दिया, कांग्रेस को भी खारिज कर दिया और उनका ये कहना है कि लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ आती हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, उनके कहने से नहीं होता। वो बंगाल तक एक तरीके से सीमित हैं और बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे राज्यों में हैं। विपक्ष की एकता में तो आप, विपक्ष की एकता की जब बात होती है विवेक जी, तब तो ममता बनर्जी को आप बहुत मजबूत पिलर मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सुनिए, हर राज्य में अब आप केसीआर को देख लीजिए साउथ के अंदर, इधर आप जेडीयू के नेता को देख लीजिए, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो प्रयास कर रहे हैं, लेफ्ट प्रयास कर रहा है, कांग्रेस अपने तरीके से प्रयास कर रहा है। तो सभी दल जो है प्रयास कर रहे हैं कि कोई ना कोई कंसेंसस एक तरीके का बने, एक सेकुलर कंसेंसस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ, आइडियोलॉजिकली साउंड। और कुछ पार्टियां उसमें प्री पोल में जुड़ेंगी, कुछ पार्टियां पोस्ट पोल में आएंगी साथ में। और आप देखेंगे कि ऐसा होगा। ये जरूरी नहीं होता है कि कोई पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टरियल फेस भी जरूरी हो। अगर यूपीए 1 को आप देखें, जब इंडिया शाइनिंग का कैंपेन बीजेपी ने लॉन्च किया था और हमने प्रधानमंत्री उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था, यूपीए की स्थापना हुई और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बहुत बाद में बने। ही वाज नेवर द फेस ऑफ द इलेक्शन। तो ये सब बातें बड़ी क्लियर हैं कि आइडियोलॉजी के आधार पे चुनाव लड़ा जाए, बेसिस पे चुनाव ना लड़ा जाए। सभी पार्टियां मिलजुल करके, राज्यों में अलग अलग राज्य के अलग अलग समीकरण है, अलग अलग सीट का डिवीजन होगा, तो इस तरीके से चीजें जरूर होंगी। और जहां तक मेघालय में आप देख लीजिए, 2 सीटें बीजेपी की आई है, तो वो तो और अगर आप कॉमरेड सांगमा का आप इतिहास देखें या आप नागालैंड में इतिहास देखें, तो ये सब कांग्रेस से टूट के आए हैं। प्रज्योत देव वर्मन के बारे में आप बात कर रही है, विवेक जी, लेकिन कांग्रेस से टूट के आई और कांग्रेस को खत्म कर दिया, इन राजनीतिक पार्टियों ने साथ छोड़ दिया। और जब नेशनल पार्टी का साथ थामने की बात भी आई तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। तो आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उस कांग्रेस को राजनीतिक पार्टियों ने, इन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों ने दरकिनार कर दिया है। वो नेतृत्व की क्षमता ही नहीं दिखाई देती उस कांग्रेस पार्टी में, जिस नेतृत्व की क्षमता को आप तलाश रहे हैं। नहीं, ये कहना, देखिए ये चीज हमने 2004 में भी सुनी थी, हमने पहले भी सुनी थी और 1975 में भी आपने 2014 में भी सुनी थी, 14 में आपने देखा, 2019 में भी आपने 2 नेतृत्व को देखा। जनता ने किसके नेतृत्व को चुना है? उससे कोई क्या फर्क हो गया? अभी 8-9 साल से ही तो आए हैं, उसके पहले 70 साल तक तो हम ही लोग चला रहे थे सरकारों को। हम फिर से आएंगे, हम अपनी आइडियोलॉजी के आधार पे आएंगे, हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे। और 303 सीटें जो बीजेपी की है, उसमें 125 सीटों में
जो मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं वो तो दूसरी पार्टियों से तोड़ के लाए हैं, और वो जीतने वाले कैंडिडेट से तो तोड़े गए हैं। तो ये तो बड़ा फ्लूइड सा एक सिचुएशन है। तो इसको इस तरीके से कह देना कि साहब एक क्लीन स्वीप हो जाएगी, नहीं, अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से सभी पार्टियां अपना अपना प्रदर्शन करेंगी, अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगी। ऑपोजिशन यूनिटी डेफिनेटली होगी 2024 और एक अच्छा प्रदर्शन होगा, आप इस चीज को देखेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं आपके टेलीविजन पे, फेसेस को नहीं डिसाइड करना। आप ये नहीं मान रहे कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी विकास की है, सबका साथ सबका विकास है, राजनीतिक अवसरवाद नहीं है विवेक जी। नहीं, ये नैरेटिव बदल गया है, राजनीतिक नैरेटिव। राजगोपालन जी, क्या देश में एक राजनीतिक नैरेटिव अब बदल चुका है? जिस नैरेटिव को राजनीतिक पार्टियों ने गढ़ा था उसे दरकिनार कर आज की तारीख में सबका साथ सबका विकास, या फिर विकास को, विकसित भारत का जो एक नैरेटिव है, उसे जनता पसंद कर रही है। विकास की अगर बात होती तो देश मेरी टाइम है, मेरा टाइम है, मैं बात करना। विवेक जी, राजगोपालन जी बोलेंगे। विवेक जी राजगोपालन जी। मुझे लगता है ऋतुल जी, ये देखो, सबका साथ सबका विकास आपने वर्णन किया था। पिछले साल जो कोरोना का 260 करोड़ का इंजेक्शन दिया है, जो कोरोना एंटी कोरोना वैक्सीनेशन, उसमें जाति धर्म मतभेद था क्या? सबका साथ सबका विकास, वही तो उदाहरण है। दूसरी चीज है, उत्तर प्रदेश में क्यों बाहर बात में आ गया है दूसरा बार मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी? क्योंकि मुझे लगता है उधर लाभार्थी लोगों को बहुत पसंद है। जो टॉयलेट बना करके दिया है, शिक्षा बना कर दिया है, रोड दिया है, एयरपोर्ट दिया है, सुविधा लोग दिया है, ये भी सबके साथ सबका विकास मॉडल है। सेकंड थिंग, इसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई वगैरह कुछ नहीं आता इसमें। ये लोग कम्युनिस्ट को, सिद्धांत को तो दरकिनारे करके जो आने वाले पीढ़ी है, जो डिजिटलाइजेशन का कितना महत्व दिया है सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने, आप घर में बैठे बैठे ये सारा, ये टेलीफोन, मोबाइल फोन में सारा विवाह कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन में यूट्यूब देखने लग गए हैं सब लोग गांव में बैठ करके। ये विकास नहीं है क्या? ये 2G में घोटाला किया ये कम्युनिस्ट कच्ची कम्युनिस्ट पार्टी डीएमके के साथ मिल करके। उस टाइम पर ये लोग गठबंधन में थे, पूरी की पूरी। अभी कम्युनिस्ट का प्रवक्ता ने वर्णन कर रहे थे कि ऐसे मिस्टर मनमोहन सिंह सरकार तो भ्रष्ट सरकार था, UPA 2, उसमें ये लोग क्यों शामिल थे? जैसे गीता मुखर्जी, गुरुदास दासगुप्ता, इंद्रजीत गुप्ता, ज्योतिर्मय बासु, ये लोग टॉल लीडर थे CPI कम्युनिस्ट में। ये लोग 60 लोग MP थे, आजकल मिल करके ये जो 6 नहीं तो 5 को गिर गया है। क्यों? आपका साथ विकास नहीं दे रहे। वो खमाखम पार्लियामेंट को रोकते हैं, आम जनता पार्लियामेंट रोकने में खिलाफ है। ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट सुनना चाहिए ये चीज। आम आदमी को आवाज है ना जी, पार्लियामेंट 100 करोड़ रुपया बना करके पार्लियामेंट रोज चलाते हैं, उसको बंद करते हैं। जैसे राहुल गांधी के पीछे इनको सीताराम येचुरी ने राहुल गांधी के कान में कच्चा कच्चा बोलते हैं, वो उनको रिपीट करते जा रहे हैं। मैं राजनीतिक में 40 साल अनुभव से ये बोल रहे हैं, कम्युनिस्ट खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म हो गया, आने वाला पीढ़ी डिजिटल चिल्ड्रन का है, इसीलिए नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं लोग। विवेक जी, सांप्रदायिकता करके एक लंबे समय तक एक राजनीतिक पार्टी के लिए जो भी कुछ जो सत्ता में पार्टियां रही वो बोलती रही हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है। 2014, 2019 और पूर्वोत्तर के जो नतीजे हैं वो निश्चित तौर पर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पूर्वोत्तर में जो स्वीकार्यता मिली है वो 2024 के लिए विपक्षी पार्टियों के लिए जरूर बहुत साफ संकेत है, संदेश है, जिसपे आगे विपक्षी पार्टियों को काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा है कि श्रीलंका ने अपने वेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भारत से अडानी समूह को चुना है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में सबसे ज्यादा निवेश किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में 60 से 70% ट्रांसपोर्ट का संबंध भारत से है। इस प्रोजेक्ट पर अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए श्रीलंका, भारत और जापान के बीच समझौता हुआ था, लेकिन जापान ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली, जिसके बाद अडानी समूह ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने की इच्छा जताई थी। यह अच्छी कंपनी है और विश्व भर में कई जगह पोर्ट बना रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर का चौथा व अंतिम टेस्ट मुकाबला कल से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम के लिए यह मैच बेहद खास होने वाला है। दरअसल टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत के लिए इस टेस्ट में जीत हर मायने में जरूरी है। सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे है। इंदौर टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया 2 टेस्ट हारकर बैकफुट पर थी, लेकिन उसने तीसरा टेस्ट जीतकर स्थितियां बदल दी हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया जब गुरुवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चौथा टेस्ट खेलने उतरेगी तो उस पर दबाव होगा। ये दबाव इस टेस्ट को हर हाल में जीतने का होगा। यहाँ जीतने पर न सिर्फ भारतीय टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश मिलेगा, जहाँ उसे जून में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया से खेलने को मिलेगा, तो वहीं उसके सामने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 साल की बादशाहत कायम रखने की चुनौती भी होगी। टीम इंडिया 2016-17 से ऑस्ट्रेलिया से लगातार 3 टेस्ट सीरीज जीत चुकी है। अहमदाबाद टेस्ट जीतने पर ये उसकी ऑस्ट्रेलिया पर लगातार चौथी टेस्ट सीरीज जीत होगी। हालांकि भारत सीरीज में 2-1 से आगे है। 2-2 से बराबरी की स्थिति में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर उसी का कब्जा होगा। भारत के सामने स्टीव स्मिथ की कप्तानी की भी चुनौती होगी। उन्होंने इंदौर टेस्ट में शानदार कप्तानी का प्रदर्शन किया था। वो नियमित कप्तान पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में कप्तान रहे हैं। उन्होंने इंदौर में नाथन लियोन का शानदार तरीके से इस्तेमाल किया था। चौथे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मोहम्मद सिराज के स्थान पर मोहम्मद शमी को खिलाया जा सकता है। ये टेस्ट मैच कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। भारत नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टेस्ट में एक दिन में सर्वाधिक दर्शकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता है। टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में सबसे ज्यादा दर्शकों की संख्या का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के नाम है। 26 दिसंबर 2013 को इस मैदान पर दर्शकों की कुल संख्या 91,092 थी। ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में बना था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की कुल क्षमता 1,32,000 है, जिसमें एक साथ 1,10,000 दर्शक बैठ सकते हैं। इस टेस्ट के पहले दिन की 85,000 टिकटें बिक चुकी हैं। ऐसे में अगर छात्रों को भी जगह मिली तो 10 साल पहले MCG पर बना विश्व रिकॉर्ड टूट सकता है। अहमदाबाद में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है। यहाँ अब तक टीम इंडिया ने 14 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उसे 6 में जीत हासिल हुई है और 2 में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 6 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारत के पास अहमदाबाद टेस्ट मैच जीतकर घर में लगातार 16वीं सीरीज जीतने का मौका है। टीम इंडिया ने नवंबर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद से अपने घर में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं कमाई है। अपने घर में लगातार सबसे अधिक टेस्ट सीरीज जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया घर में 2 बार लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली टीम है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। जाते जाते आपको छूट जाते हैं कुछ अन्य प्रमुख खबरों के साथ। नमस्कार। भारतीय नौसेना के मुताबिक बुधवार को उनका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मुंबई से नियमित उड़ान भरते समय तट के पास एक दुर्घटना का शिकार हो गया। भारतीय नौसेना के मुताबिक हादसे की जानकारी मिलने के बाद खोज एवं बचाव के बाद चालक दल के 3 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। साथ ही घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल 9 मार्च से कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर जाएगा। यह दल राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेगा। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पांडे, अरुण गोयल और निर्वाचन उपायुक्त इस दल के हिस्सा होंगे। पूर्व आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में बेंगलुरु में चुनाव अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस कर्मचारियों के साथ बैठक करेगा। वे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए उनसे सुझाव मांगेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार को वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय 67,624 करोड़ रखा गया है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था के 6.8% और भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.0% तक बढ़ने की उम्मीद है। महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के दौरान राज्य के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में 10.2%, उद्योग क्षेत्र में 6.1% और सेवा क्षेत्र में 6.4% की वृद्धि होने की उम्मीद है और राजकोषीय घाटा 2.5% रहने की उम्मीद है। देश की राजधानी दिल्ली में होली के दिन एक बड़ा हादसा पेश आया। भजनपुरा के विजय पार्क इलाके में एक इमारत भरभराकर गिर गई और मलबे में तब्दील हो गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस 3 मंजिला बिल्डिंग को पहले ही खाली करवा लिया गया था। ये बिल्डिंग काफी पुरानी है। पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले जवानों की वीरांगनाओं के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले को लेकर भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की पत्नी अपनी मांगों को लेकर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन कर रही हैं। लाइफ मिशन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अतिरिक्त निजी सचिव सीएम रविंद्रन लगातार दूसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचे। ईडी ने मंगलवार को भी सीएम के निजी सचिव रविंद्रन से 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। ईडी केरल सरकार की प्रमुख आवासीय परियोजना लाइफ मिशन में विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन की जाँच कर रही है। चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने सिंगापुर से आए एक यात्री के पास से 3.32 करोड़ रुपए की 6.8 किलोग्राम सोना बरामद किया है। कस्टम विभाग ने बताया कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सोने को जब्त कर लिया गया है। यात्री को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।